A2U एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग ए वेब सीरीज मनी ईस्ट कोरिया, जिसमें एक चोरों की कहानी है जो कि आपकी सोच से भी परे है। इन्होंने मनी प्लांट पर ही कब्जा कर लिया तथा खुद पैसे छापने लगे। ये स्टोरी नॉर्थ कोरिया तथा साउथ कोरिया की है। वेब सीरीज की शुरुआत में हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नामकरण बाद में होगा। वह आर्मी भी ज्वाइन करती है, बट इन्हें दिखाया जाता है कि वार खत्म हो चुका है और साउथ कोरिया तथा नॉर्थ कोरिया अब एक ही करेंसी का इस्तेमाल करेगा, जिससे देश और आगे बढ़ेगा। ये आर्मी से भी निकल जाती है। इस समय में जॉइंट इकोनॉमिक एरिया को दिखाया जाता है जो दोनों देशों के बॉर्डर पर स्थापित किया गया था तथा बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही थी। उधर कैरेक्टर अपने जीने के लिए कुछ भी कर रही थी। उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोते दिखाया जाता है, फिर उसे एक शो में गाना गाते दिखाया जाता है तथा उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है, बट पैसों के लिए इसे कुछ भी करना पड़ता था। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वह एक मनी डीलर के पास जाती है जो कि नोटों को चेंज करता है या फिर कुछ चीज़ें रख कर पैसे देता है, बट वह हमारी कैरेक्टर को ड्रग्स देकर उसके साथ कुछ गलत करने की सोचता है, लेकिन वह ड्रग्स नहीं लेती। तभी उसी रूम में एक और लड़की को लाया जाता है जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा चुका था तथा वह खून से लथपथ भी हो चुकी थी। ये देख कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये लोग देश को एक करने के नाम पर लोगों से पैसे हड़प कर उनको बर्बाद कर रहे थे। इससे तरक्की तो हो रही थी, बट सिर्फ अमीरों की। वह उस डीलर से लड़ती है तथा अंत में उसे गोली मार देती है। वहाँ काफ़ी लोग और भी होते हैं। वह सभी को मार उस लड़की को उठाती है और उनका सारा सामान लूट लेते हैं। यह अब आम इंसान से एक ऐसी चोर बन गई थी जो बड़े बड़े चोरों को लूटती थी। वह एक खतरनाक चोर बन गई थी तथा सारी पुलिस उसे ढूंढ रही थी। एक रात वह खुद को गोली मारने वाली होती है कि प्रोफेसर नाम के एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम घोटाला करने वालों को ही लूटती हो, मेरे साथ आओ, एक बड़ा प्लान है 4 ट्रिलियन का। काफ़ी पूछताछ के बाद वह मान जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं था। प्रोफेसर उसे अपने साथियों से मिलाता है। फिर वे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ पर वे सभी शहरों के नाम के अनुसार अपना निक नामकरण करते हैं। शुरुआत होती है रियो से जो कि एक हैकर है, फिर डेनवर जो कि एक स्पीड फाइटर है, फिर मॉस्को जो कि डेनवर का पिता है, ये माइंस में काम करता था, फिर 1 नंबर की झूठी लड़की नायरोबी, फिर एक जोड़ी हेलसिंकी और ओस्लो जो कि लोगों के सुपारी रहते थे, फिर बर्लिन जो कि किसी से नहीं डरता, और लास्ट में बचती है हमारी स्टार्टिंग वाली कैरेक्टर जिसका नाम टोक्यो रखा जाता है। प्रोफेसर के अलावा ये 8 लोग हैं। सभी ने कोई न कोई कांड ज़रूर किया है। अब ये प्रोफेसर के कमांड में 4 ट्रिलियन की चोरी करेंगे, वो भी यूनिफाइड कोरिया मिंट में, जहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एकीकृत पैसा छपता है जो कि पूरे कोरिया में चलता है। फिर हमें 5 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जो मिंट में है, जहाँ पर पैसे छापने का काम चल रहा है। मिंट का डायरेक्टर यहाँ पर है तथा उसके पास उसकी सेकंड जीएफ आती है जिसका नाम मिसोल है, जिसके साथ उनका कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आज वहाँ कुछ स्टूडेंट्स मिल्ट विजिट करने आते हैं, जिनमें से एक यूएस एम्बेसडर की बेटी है। बाहर नायरोबी तथा टोक्यो खड़ी है जो कि बर्लिन को कॉल पर बताती है कि विजिटर्स भी अंदर जा चुके हैं। दरअसल प्रोफेसर ने बर्लिन को इन सब का हेड बनाया है क्योंकि प्रोफेसर खुद सिर्फ कांटेक्ट पर इनसे बात करेंगे और बर्लिन इन सब के साथ रहेगा। बर्लिन एक बस से एक ट्रक का पीछा कर रहा है क्योंकि यह ट्रक उन पेपर से भरा है जिनसे पैसे बनते हैं तथा ये सभी लोग इसके द्वारा ही मिल्ट में घुसेंगे। बर्लिन वही करता है जो प्रोफेसर उसे करने को कहता है। प्रोफेसर ने मना किया है कि कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर मारा नहीं जाना चाहिए, ये हमारा रूल है। बर्लिन प्रोफेसर के अनुसार ट्रक को रोक लेता है तथा उन सभी के पास गन है और वे ट्रक पर हमला कर उनको डरा कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं तथा कपड़े चेंज कर उन एजेंट्स को ट्रक की डिक्की में बंद कर खुद उनके कपड़े पहनकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। रियो उनके कंप्यूटर्स हैक कर कार्ड के नंबर चेंज कर देता है जो कि बर्लिन के फेक कार्ड पर लिखे थे। बर्लिन अपना कार्ड दिखाता है तो वो मैच हो जाता है और उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। मिल्ट के सारे अलार्म रियो ऑफ कर देता है क्योंकि उसने वहाँ की कंप्यूटर्स लाइन को हैक कर लिया था। नायरोबी और टोक्यो भी अंदर आ जाते हैं।
सभी चोर रेड कलर की ड्रेस पहनकर मुंह पर मास्क लगा लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके तथा हॉस्टेजिस्ट को हवा में फायरिंग कर डराकर हॉल में इकट्ठा करते हैं। टोक्यो तथा नायरोबी ने अब तक मास्क नहीं पहना है, ना ही रेड ड्रेस। टोक्यो उस एम्बेसडर की बेटी को भी बाथरूम से निकाल कर लाती है तथा पूरी मिल्ट को लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी बाहर या अंदर ना जा सके। प्रोफेसर मिल्ट में नहीं था बल्कि बाहर एक कैफे के मालिक बने हुए हैं तथा वहीं एक रूम से वो कांटेक्ट करते हैं। मिल्ट से बाहर का सारा कांटेक्ट ऑफ कर दिया जाता है। फिर सारे हॉस्टेजिस्ट के आंखों पर पट्टी बांधकर हॉल में इकट्ठा किया जाता है। सारे फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए जाते हैं। फिर डेनवर, मॉस्को तथा रियो को दिखाया जाता है जो मिल्ट के स्टॉक का लॉकर तोड़ देते हैं जहां अंदर बहुत सारे पैसे हैं जिन्हें प्राप्त कर वे उन पर सोते हैं। फिर ये सारे नोट्स बैग में भर लेते हैं और सिक्योरिटी अलार्म बजाकर मेन गेट खोल देते हैं ताकि पुलिस अलार्म सुनकर वहां आ जाए। बाहर पुलिस आ भी चुकी है। यह सब प्रोफेसर ने कहा था कि बाहर जाकर हवा में फायरिंग करना तथा उनसे जानबूझकर डरकर वापस मिल्ट में छिपने का नाटक करना। किसी को भी गोली नहीं लगनी चाहिए, वही किया जाता है। बट चोर उन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन पुलिस चोरों को मारना चाहती है। फायरिंग में रियो को गोली लग जाती है तो टोक्यो वहां पर धुआं कर सभी को मिल्ट में ले जाती है। बट रियो को गोली नहीं लगी थी, गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में ही फंस गई थी। ये मिल्ट भी देशों के बॉर्डर पर ही था, इसलिए दोनों देशों ने जेईए पुलिस चीफ को इस टास्क फोर्स का हेड बना दिया। फिर इस केस के लिए निगोशिएशन टीम लीडर को हम इंस्पेक्टर तथा डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक डिपार्टमेंट के लीडर को हम कैप्टन कहकर पुकारेंगे। कैप्टन नहीं चाहता कि यह केस शांति से पूरा हो, बट इंस्पेक्टर शांति से काम लेना चाहती है। इंस्पेक्टर प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है, बट प्रोफेसर अपनी ओरिजिनल आवाज़ में बात नहीं करता बल्कि ऐप से आवाज़ को चेंज कर लेता है। इसका कारण आपको बाद में पता चल जाएगा। प्रोफेसर बताता है कि सारे हॉस्टेजेस सुरक्षित हैं तथा रहेंगे भी। वह बताता है कि हम सिर्फ 4 लोग हैं तथा कॉल कट कर देता है। वह बाहर जाकर सोचती है कि सिर्फ 4 लोग ही कैसे हो सकते हैं। तभी कैप्टन फोर्स भिजवा देता है क्योंकि वो 4 ही लोग थे तथा इंस्पेक्टर को केस से निकाल दिया जाता है क्योंकि ये शांति से केस सॉल्व करना चाहती थी। बट असल में ये प्रोफेसर की एक चाल थी। अंदर कुल 8 चोर हैं तथा 50 हॉस्टेजिस्ट। चोर हॉस्टेजिस्ट को भी रेड ड्रेस पहनाकर गन्स थमा देते हैं ताकि पुलिस डर जाए तथा चोर और हॉस्टेजिस्ट में फ़र्क ना कर पाए और वे गोली ना चला पाए। यही होता है। फोर्स एक जगह होल कर अंदर कैमरा डालते हैं तो इतने सारे चोरों को देख डर जाते हैं तथा एक वीडियो में उन्हें पता चलता है कि सभी को एक जैसे कपड़े पहनाए गए हैं ताकि पुलिस हॉस्टेजिस्ट को बचाने के लिए गोली ना चलाए। हमें नकली गन्स दी गई है ताकि हम बगावत ना कर सकें। फिर पुलिस को पता चलता है कि यूएस एम्बेसडर की बेटी अंदर है, इसलिए इमरजेंसी उन्हें फोर्स वापस बुलवानी पड़ती है। उधर इंस्पेक्टर एक कैफे में जाती है जहां हमें पता चलता है कि प्रोफेसर इसके मालिक हैं तथा नकली पहचान से इसे चला रहे हैं। इंस्पेक्टर भी प्रोफेसर से प्यार करती थी, बट उसे पता नहीं था कि यही प्रोफेसर है। प्रोफेसर ने कुछ इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए 2 मंथ पहले ही इस रिश्ते को कायम कर लिया था। बट इंस्पेक्टर की शादी हो चुकी थी तथा उनका पति उसे छोड़ गया तथा उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम मीना है। पति से ये नाराज़ थी, इसलिए प्रोफेसर के साथ टाइम पास करने आती थी तथा प्रोफेसर को भी इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। कैप्टन का प्लान रद्द हो जाता है, इसलिए इंस्पेक्टर को वापस केस ज्वाइन करवाया जाता है। उधर चोरों का मूड बनाए हुआ पैसा चुराना नहीं बल्कि 4 ट्रिलियन खुद छाप कर ले जाना था। पैसे छापने का काम भी उन्हीं हॉस्टेजेस से करवाया जाता है तथा सारे काम शिफ्ट्स में बांट कर करवाए जाते हैं ताकि किसी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। मॉस्को के अंडर में मिल्ट से बाहर निकलने के लिए सुरंग खोदने का काम है। मिल्ट का डायरेक्टर पुलिस से कांटेक्ट करने की सोचता है। उसके ऑफिस में एक स्मार्ट वॉच है, वह उसे लेने का प्लान बनाता है तथा मौका देख वह एक आदमी को जानबूझकर चोट मारता है तथा डेनवर मेडिकिट लेने जाता है। चुपके से वह डायरेक्टर भी पीछे पीछे चला जाता है, बट टोक्यो की नज़र से नहीं बच पाया। बट बाद में वह यह कहकर बच जाता है कि मैं किट लेने आया था। फिर बर्लिन सभी को हॉल में इकट्ठा कर नॉर्थ तथा साउथ कोरियन को बांट देता है तथा साउथ कोरियन से गलती की सज़ा नॉर्थ को तथा नॉर्थ कोरियन की गलती की सज़ा साउथ को मिलेगी, जिससे वह शांति स्थापित करना चाहता था
बट होता उल्टा है, वे एक दूसरे से खुद ही लड़ने लग जाते हैं। टोक्यो बर्लिन के इस फैसले से खुश नहीं थी क्योंकि यह प्रोफेसर के प्लान के विरुद्ध था। इस प्लान में यूएस एम्बेसडर की बेटी एन शामिल नहीं थी क्योंकि वो कोरिया से थी ही नहीं, वह यूएस की थी, इसलिए उसे एक रूम में फ्री रखा जाता है। यहाँ खाने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को बराबर खाना मिलता है। उधर इंस्पेक्टर प्रोफेसर की किसी गलती का इंतज़ार कर रही थी तथा मिल्ट का डायरेक्टर मिस हॉल को बताता है कि तू वो घड़ी चुराएगी। तभी डैनवर वहाँ आता है तो डायरेक्टर कहता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो डैनवर मिस हॉल को एन के पास छोड़ देता है। बट एन और मिस हॉल मिल जाते हैं और एन बाथरूम का बहाना बना बाहर जाती है घड़ी के लिए और उसे वो मिल भी जाती है और मिस हॉल को दे देती है। वह एक बार ऑन करती है जिससे बाहर सिग्नल मिल जाता है, बट वह अभी कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि सबकी निगरानी रखी जा रही थी। वॉच ऑफ होने के कारण इंस्पेक्टर को शक होता है कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई, इसलिए वो प्रोफेसर से बात करती है। बट बाद से उसे फील होता है कि चोरों को इस कांटेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। वे प्लान बनाते हैं कि अगली बार जब वॉच ऑन हुई तो लिंक क्रिएट होगा और उससे हम घड़ी को हैक कर सकते हैं और उसके सारे डेटा हमें मिल सकते हैं, जैसे वॉइस या फिर कैमरा। वे वॉच के ऑन होने का वेट कर रहे थे। मिस हॉल चुपके से वॉच को डायरेक्टर को दे देती है, बट डायरेक्टर को वॉच ऑन करने का मौका नहीं मिलता। इधर प्रोफेसर भी कोई आम आदमी नहीं था, उसने इस सन्नाटे को भांप लिया था। उसे कुछ शक होता है तो वह कैफे में गया तथा इंस्पेक्टर को खाना खाने के लिए बुलाया। उसने बाहर की बातें पूछने की भी ट्राई की, बट वह नहीं बता सकती। तभी ऑफिस से कॉल आता है। प्रोफेसर बाहर चला जाता है तो इंस्पेक्टर बात करती है। ऑफिस वाले बताते हैं कि हमारा प्लान तैयार है और अब हम वॉच के ऑन होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही वॉच ऑन हुई हम वॉच के कैमरा और माइक्रोफोन को हैक कर लेंगे। फिर इंस्पेक्टर कॉल कट कर देती है। यह बात दरवाज़ा खुला छोड़कर चुपके से प्रोफेसर सुन लेता है, बट इंस्पेक्टर को भी शक हो जाता है, इसलिए वह प्रोफेसर से पूछती है कि तुम मेरी बात क्यों सुन रहे थे। तो प्रोफेसर बहाना बनाता है कि मुझे तुम पर थोड़ा शक था कि कोई और तो तुम्हारी लाइफ में नहीं है, इसीलिए। और इंस्पेक्टर वापस ऑफिस चली जाती है। उधर प्रोफेसर बर्लिन को ये बात बताते हैं। बर्लिन सभी को हॉल में इकट्ठा कर लेता है तथा डायरेक्टर को बताता है कि किसी के पास एक वॉच है, उसे इस स्कैनर से स्कैन करो। दरअसल डायरेक्टर को भी शक था कि ये लोग घड़ी स्कैन करने आए थे, इसलिए वह पहले ही वॉच को मिस हॉल को दे देता है और वह अब खुद स्कैन कर रहा था। वह मिस हॉल को सही से स्कैन नहीं करता तो बर्लिन खुद उसे स्कैन करता है, बट वह स्कैनर के बजने से सिर्फ एक नेकलेस को ही देखकर छोड़ देता है। लेकिन फिर भी बर्लिन के आगे निकलने के बाद वह वॉच उनके कपड़ों से गिर जाती है और बर्लिन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले मिस हॉल ने उसे ऑन कर दिया था, जिससे कुछ समय के लिए एक वीडियो तथा बाद में वॉच छिपाने के कारण ओनली वॉइस डिस्ट्रॉय होने तक इंस्पेक्टर को सुनाई दे रही थी। बर्लिन प्रोफेसर की सारी बातें नहीं मानता था। उधर प्रोफेसर इंस्पेक्टर को कॉल कर बताता है कि अगर फिर से आपने कोई डिवाइस हैक करने की कोशिश की तो परिणाम सही नहीं होगा। इस बार प्रोफेसर ने वादा किया है कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा, इसके लिए किसी भी हॉस्टेज को कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन उधर बर्लिन डैनवर से कहता है कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसने तुमको चकमा देकर वॉच चुराई है। वह उसे गन देकर मिस हॉल को साइड में ले जाकर मारने को कहता है और डैनवर को सीनियर का ऑर्डर मानना पड़ता है। यह सब बर्लिन इसीलिए कर रहा था ताकि सब में हमारा डर बना रहे। पहले हमें दिखाया जाता है कि डैनवर गोली मार देता है और बर्लिन उसे ऑर्डर देता है कि इसे कहीं ठिकाने लगा दो और बर्लिन चला जाता है। टोक्यो इस बारे में प्रोफेसर को बताना चाहती है, बट बर्लिन उसे रोक लेता है, वह कांटेक्ट नहीं करने देता। फिर टोक्यो डैनवर के पास जाती है जहां पर अब तक मिस हॉल जिंदा है। दरअसल डैनवर सिर्फ एक गद्दार के ऑर्डर पर उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए डैनवर ने मिस हॉल के कहने पर उसके पैर पर ही गोली मारी और मिस हॉल ने मरने का नाटक किया तथा अब सिर्फ टोक्यो और डैनवर को ही इस बारे में पता है। फिर डैनवर के निरीक्षण में इसे टोक्यो छोड़कर चली जाती है। टोक्यो और डैनवर ने सोचा है कि अगर हम हेलसिंकी और ओस्लो का कुछ करें तो बर्लिन तक पहुंच सकते हैं। एक दिन खाने के टाइम टोक्यो मिस हॉल की तरफ जाती है तो बर्लिन ओस्लो को उसके पीछे भेजता है, बट वह पहुंचता उससे पहले डैनवर पहुंच जाता है और ये काफ़ी देर ओस्लो को मारता है। तभी हेलसिंकी उस रूम में चला जाता है और टोक्यो बाहर थी। वह जैसे ही मिस हॉल को देखता टोक्यो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है।
तथा डेनवर और टोक्यो, हेलसिंकी और ओस्लो के साथ बर्लिन के पास जाते हैं और उसे भी गन पॉइंट पर रख प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट प्रोफेसर रूम में नहीं थे। फिर वोटिंग की जाती है तो बर्लिन को सिर्फ हेलसिंकी और ओस्लो ही वोट देते हैं, बट अभी तक मास्को आए नहीं थे कि प्रोफेसर वापस कॉल कर देता है। टोक्यो बर्लिन को गन पॉइंट पर रखकर मिस सॉल वाली बात कहने को कहती है तो बर्लिन को बात बतानी पड़ती है और प्रोफेसर काफ़ी सैड हो जाते हैं। तभी मास्को यहाँ आकर ये बात सुन लेता है कि डेनवर ने मिस सॉल को मार दिया तो उनकी सटक जाती है, वे बाहर चला जाता है। तभी रियो कहता है कि नायरोबी और मेरा चेहरा उन्होंने वीडियो में देख लिया है, तो ये माहौल बिगड़ जाता है। मास्को यहाँ से चला जा चुका था। थोड़ी देर से डेनवर भी उसके पीछे जाता है। उधर बर्लिन प्रोफेसर को बताता है कि मैंने सिर्फ उसमें डर बिठाने के लिए ये सब किया, ये बात गुप्त रखी जाएगी। तभी नीचे मास्को मेन गेट खोल देता है और बाहर चला जाता है, तो डेनवर भी मास्क लगाकर उससे बचाने के लिए बाहर चला जाता है। पुलिस सतर्क हो जाती है। प्रोफेसर की कमांड में हॉस्टेजिस्ट और चोर एक जैसे कपड़े पहन बाहर उनके आगे घेरा बना लेते हैं। डेनवर अपने पिता को समझाता है कि अभी वो जिंदा है, मैंने उसे मारा नहीं था, तो मास्को मान जाता है। बट डायरेक्टर उनसे इस बारे में पूछता है तो मिस हॉल के बारे में उसे बाद में बताने को कहते हैं, बट डायरेक्टर गन को उन पर ही रखकर सभी चोरों को गन नीचे रखवा देता है। बट उधर इंस्पेक्टर को लगता है कि ये चोर है जो हॉस्टेजिस्ट को डरा रहा है, इसलिए वह उन पर शूट करवा देती है, बट असल में वह मिंट का डायरेक्टर निकलता है। फिर ये सभी मिंट के अंदर चले जाते हैं और गेट बंद कर दिया जाता है। डायरेक्टर के चेस्ट में गोली लगी थी, इसलिए उनके हाथ में कुछ नहीं था। प्रोफेसर इंस्पेक्टर को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि हॉस्टेजिस्ट को आप ही मारना चाहते हैं। तो इंस्पेक्टर पूछते हैं कि अब वो कैसा है। काफ़ी देर बात करने पर यह निश्चित होता है कि हम डॉक्टर्स को अंदर भेजेंगे बिना किसी साजिश के। प्रोफेसर को हाँ देना पड़ता है, बट उधर इंस्पेक्टर खुद की गलती होने पर भी अपनी बाजी रखना चाहती है। कैप्टन खुद डॉक्टर बनकर डॉक्टर्स के साथ जाएगा तथा सीक्रेट वे से फोर्स रेड ड्रेस व मास्क पहनकर उसके साथ घुल जाएगी तथा आक्रमण कर दिया जाएगा। मिल्ट में रियो को भी पता चल जाता है कि मिस हॉल जिंदा है। अगले सीन में डॉक्टर्स अंदर जाते हैं और प्रोफेसर बर्लिन को बताता है कि वो लंबा वाला आदमी कैप्टन है, ध्यान रखना, हमें उसका पूरा प्लान जानना पड़ेगा। डॉक्टर से मोबाइल वगैरह ले लिए जाते हैं, बट उनका चश्मा नहीं। सर्जरी स्टार्ट होती है, सीक्रेट वे से फोर्स प्रवेश कर जाती है। उधर बर्लिन कैप्टन से सर्जरी करने को कहता है, तो उसे बताना पड़ता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और डॉक्टर की सेफ्टी के उद्देश्य से आया हूँ। फिर सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। तभी प्रोफेसर को भी पता चल जाता है कि कोई हमारी वर्दी पहनकर अंदर आ सकता है, इसलिए वो सबके मास्क बदल देता है, जिसे देख पूरी पुलिस चौंक जाती है और वो खुद ही अपनी फोर्स को वापस बुलवा लेती है, क्योंकि मास्क चेंज होने के कारण वे पकड़े जाते समय कैप्टन को जो फ़ोन वापस दिया जाता है उसे रियो ने हैक कर लिया था तथा उसका हर कदम अब प्रोफेसर को पता होगा। इतनी बड़ी धोखाधड़ी को भी प्रोफेसर ने हैंडल कर फिर से 4 कदम आगे चले गए। अगर बर्लिन उसको मारने को नहीं कहता तो डायरेक्टर ये कदम कभी नहीं उठाता और आज ये घड़ी नहीं आती, बट बर्लिन ने प्रोफेसर की नहीं मानी। अब बर्लिन को शक होता है कि रियो कुछ मुझसे बिना बताए कर रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। उधर मिस हॉल के पैर से गोली अभी तक निकाली नहीं गई थी और अगर काफ़ी समय तक वह अंदर ही रही तो पैर काटना पड़ सकता है, इसलिए टोक्यो रियो को लेने जाती है, बट टोक्यो को भी पकड़ लिया जाता है तथा दोनों को बांधकर बर्लिन और उसके 2 चमचे मिस हॉल के पास पहुंच जाते हैं, जहां डेनवर मिस हॉल के बीच आ जाता है। तो बर्लिन उससे गोली मारने ही वाला होता है कि उधर नायरोबी रियो और टोक्यो को छुड़ा देती है और ये बर्लिन को गन पॉइंट पर रखकर रियो से सर्जरी करवाती है और गोली निकलवाते हैं, बट बाद में रियो उल्टी करता है क्योंकि वो खून नहीं देख सकता था। फिर हमें बर्लिन को दिखाया जाता है जिसे टोक्यो ने बांध दिया है तथा टोक्यो प्रोफेसर को मिस हॉल को दिखाती है, जिससे प्रोफेसर के जान में जान आती है। बर्लिन को कमरे में बांधकर बंद कर दिया जाता है तथा ये मिल्ट अब टोक्यो के कमांड में चलेगी। सब कुछ वापस सही हो जाता है। फिर प्रोफेसर न्यूज़ में छपा देता है कि पुलिस की लापरवाही डायरेक्टर की जान ले सकती थी। अब एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी कि वो फोर्स गई नहीं थी, बल्कि उनका एक आदमी मिंट में ही रह गया। उसे इंस्पेक्टर की कमांड में प्रोफेसर को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। फिर कैप्टन को शक हो जाता है कि इंस्पेक्टर के पास से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। मिल्ट में टोक्यो सबको इकट्ठा कर उन्हें कहती है कि एक बुरी खबर है और एक अच्छी, पहले कौन सी सुनाऊं।
तथा नायरोबी से बोलने को कहती है। वह बताती है कि बुरी खबर है कि बर्लिन यहाँ का इंचार्ज नहीं है और अच्छी खबर तुम स्वयं देख लो। वे मिस हॉल को सबसे मिलवाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर एन, मिस हॉल तथा डायरेक्टर को अपनी तरफ कर डेनवर को पकड़ते हैं तथा उससे प्रोफेसर के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये मर जाएगा बट कुछ नहीं बताएगा। फिर ये अनुमान लगाते हैं कि टोक्यो ही प्रोफेसर है। उधर प्रोफेसर को वहाँ की बातें सुनने से पता चल जाता है कि उनकी एक कार इंस्पेक्टर ढूंढ रही है जिसमें सबके फिंगरप्रिंट लगे हैं। प्रोफेसर को पता चल जाता है कि वो गाड़ी गैरेज में है तथा पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले वह वहाँ जाकर फिंगरप्रिंट मिटा देता है तथा गाड़ी समेत भाग जाता है और उनसे बच निकल जाता है। उधर वो पुलिस ऑफिसर जो मिल्ट में था काफ़ी मशक्क़त के बाद टोक्यो पर निशाना लगा लेता है और शॉट करने वाला होता है कि बर्लिन उसे गोली मार देता है। दरअसल बर्लिन रियो को चकमा देकर वहाँ से निकल गया था, बट अब वह थोड़ा सुधर चुका था और खुद टोक्यो की कमांड में चलता है। इंस्पेक्टर को पता चलता है कि कैप्टन ने इंस्पेक्टर को बिना बताए अपने आदमी को प्रोफेसर को मारने का ऑर्डर दिलवाया और वो मारा गया। चोरों ने इस बात को बाहर नहीं बताया था। इंस्पेक्टर को विश्वास था कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर को मार दिया था, इसलिए वो मांग करती है कि मिल्ट में अंदर से हम लाइव प्रसारण करेंगे जिससे इनके माता पिता को विश्वास हो जाए कि हमारे हॉस्टेजिस्ट जिंदा है। वह अंदर भी आती है और सभी से मिलती है, बट लास्ट में वह अपनी चाल चलती है कि ये ऑफिसर कहाँ है, क्या तुमने इसे मार दिया? तो उस ऑफिसर को भी उनके सामने लाया जाता है जिससे सब चौंक जाते हैं। दरअसल उसे मारा तो था बट गोली सिर पर नहीं लगी थी, इसलिए उसी समय उसे सही करवाया गया और अभी ये जिंदा है। फिर बर्लिन उसी प्रसारण में सबको बताता है कि इसे इंस्पेक्टर ने अंदर भेजा था हम पर हमला करने के लिए। इस तरह वह उनकी सारी हरकतें बता जनता को पुलिस के विरुद्ध कर देता है। इंस्पेक्टर मिल्ट से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंट का काम तथा खुदाई का काम अब एंडिंग पर है। प्रोफेसर इंस्पेक्टर से मिलता है बट हमेशा की तरह ही। इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको इसके नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा। इस प्रकार कुछ नॉर्मल चोर पूरी मिल्ट पर कब्जा कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।